ये डेटाबेस कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। देखें आप जो है डेटाबेस पे खूब आयो करते हैं, पेजेस में डेटा पड़ा होता है, तो उसमें है कि करप्शन भी आ सकती है। पेजेस जो है आपके यानी कम आती है, लेकिन कोई कई वजह हो सकती है। अब किसी वजह से जैसे पावर ब्रेकडाउन हो गया, या भी वो, या हम खुद भी शायद आज करेंगे कि भी पेज जो है करप्ट कैसे हो जाता है। ये इतनी आसानी से करप्ट नहीं होता, ये हर डेटाबेस में और एकल सीक्वल सब में ये इश्यूज आते हैं। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो उसका ये है कि पहले तो बात यह है कि आप उसको चेक में रखें कि भी आपको पता चलता रहे डेटाबेस आपकी कंसिस्टेंट है कि नहीं। दूसरा है कि आप इसके वैलिड बैकअप्स रखें, क्योंकि नॉर्मली जब ये रिकवरेबल नहीं रहते तो उस सूरत में आपको बैकअप्स ही काम आएंगे। तो वो चीज़ें हैं। एज सच मुझे यानी मैंने किए हैं रिकवर, एज सच इशू नहीं आए, लेकिन कहीं की हेल्प भी की है। तो उसमें फिर जो है आपको जो बैकअप्स, आगे चैप्टर भी आएगा, हम चीज़ों पे आगे बहुत ज़्यादा हम हाई अवेलेबिलिटी पे और दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे। बैकअप्स मैकेनिज्म वगैरह वो बहुत बेहतर होने चाहिए। तो अच्छा जी, अब कंसिस्टेंसी कैन ऑकर इन यूजर डेटाबेस और सिस्टम। ये आपकी जो यूजर डेटाबेस है उसमें भी हो सकता है, और सिस्टम डेटाबेसेस जो है उसमें भी हो सकते हैं। लिविंग टेबल डेटाबेसेस और इवन द एंटायर इंस्टेंस इज एन इंडेक्स सर्विस। किसी वजह से आपका पूरा का पूरा सर्वर ही बैठ गया, वो है कंसिस्टेंसी एरर कैन ऑकर फ्रॉम मैनी रीजन। ठीक है जी, हार्डवेयर फेलियर है, या डेटाबेस इंजन में कोई वजह हो गई है। द फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस द टाइप ऑफ। तो अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी एरर्स। ठीक है, ये आप ऐसे ही मिसाल समझ लें कि आप लिख रहे हैं किसी पेपर पे, और वो जो पेपर पे आप जिस पे लिख रहे हैं वो पेपर किसी वजह से लिखते लिखते खराब हो गया, तो वो जो डेटा है वो आप अनरीडेबल हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो आप पेजेस पे लिख रहे होते हैं, जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं, तो वो अगर करप्ट हो जाएंगे तो जो उसमें डेटा पड़ा हुआ है वो भी करप्ट हो जाएगा। उसमें से हम कोशिश हमारी करनी है कि उससे बचाना है हमने। लॉग में मैसेज है, तो सबसे मेन चीज़ तो होती है कि वो एरर लॉग वगैरह में आपके पास एरर आती रहे। तो ये एरर हैं, सिर्फ एरर बता रहा है। 605 एरर क्या होता है, कैन पॉइंट टू वन ऑफ द, ये एरर लॉग में तो देखने का पता ही है ना आपको, हमने सीक्वल सर्वर की जो एरर लॉग है सीक्वल इसमें थ्रो करता रहता है। यहाँ पे ना सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। जब आप जो भी कुछ हो रहा है, ये रोजाना की बेस पे इसको मॉनिटर किया जाता है कि भी क्या हो रहा है, वो सारा बताएगा। हैज बीन यूजिंग प्रोसेस दिस जो भी है, वार्निंग है, तो वो सारा कुछ इसमें आ रहा था। तो ये 605 एरर, या एरर तो बाद में आती है कि वो कह रहा है डर्टी रीड ट्रांजेक्शन अनॉमली। ये खैर उसमें भी आएगा कि भी डर्टी रीड हो रही है। अब डर्टी रीड क्या होती है, काशिफ कुछ याद है, हसान कुछ याद है आपको, हमने आइसोलेशन पढ़ा था। ये चैप्टर हमारा फिर आएगा, फिर रिपीट होगा, तो आपका अच्छा ये क्लियर मजीद दोबारा से रिपीट होना है इस उसमें। डर्टी रीड क्या होती है, सर कोई भी जब एक बता। पर्सन क्या कहते हैं, जब हम वो लगाते हैं, मुझे वो फंक्शन याद नहीं आया, मतलब इस सेंस के अगर कोई डाटा चेंज कर रहा है लेकिन उसको दूसरी कमांड लगा के हम रीड करते हैं, जो प्रीवियस डाटा में रिसीव हो जाता है, एक वो तो देख, डायरेक्टली। हाँ जी, विद नो लॉक का आप हिंट लगाएंगे तो आप, वो बेशक अपडेट चल रहा है, लॉक किया हुआ है, बट विद नो लॉक जब आप करके क्वेरी करेंगे तो यू डोंट नो व्हाट स्टेट इन इट, बट इसको डर्टी रीड कहा जाता है कभी। ठीक है, या रीड अनकमिटेड डेटा अगर आप करेंगे तो उसमें भी डर्टी रीड वो अवेलेबल हो जाता है, वैसे नॉट रिकमेंडेड होता है। तो उस सूरत में क्या कह रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और फाल वो ये एरर आएगी, तो उसका मतलब है कि वो डर्टी रीड से हो रहा है। फॉर नो लॉग क्वेरी हिंट, या देखें इसने खुद ही बताया नो लॉग का, इफ ओकर व्हेन अ ट्रांजेक्शन रीड द रो दैट नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, द डेटाबेस, हो सकता है उसने अपडेट किया और बाद में रोल बैक कर दिया हो, वो आपने जनाब उसको उसकी बेस पे आपने वो ट्रांजैक्शन किया है, तो वो ट्रांजैक्शन मिले ही ना। ड्यू टू अनदर ट्रांजैक्शन बीइंग रोल्ड बैक, ट्रांजैक्शन अनॉमलीज हैपन। ठीक है, तो ये 605 एरर है इसका। तो इसका बेहतर हाल यही है कि भी आप अवॉइड करें ये चीज़ों को, इसलिए ना रीड कमिटेड या हाई लेवल पे जाते रहें। रिपीटेबल रीड हैं, और सीरियलाइजेशन, सीरियलाइबल। अच्छा जी, आगे इसकी कमांड होती है, मैं आपको असल रियल लाइफ में हमने क्या बनाया हुआ, हमने सोल्यूशन बनाए हुए हैं अपने
कि वो बैकअप भी लेता है, इंडेक्स भी रीबिल्ड करता है। जैसे कल हमने चैप्टर पढ़ा था इंडेक्स का, तो फ्रेगमेंट होते हैं तो उसको हम रीबिल्ड रीऑर्गेनाइज के लिए भी हमारे वो ऑटोमेट किए हुए हैं हमने ना, एक दफा बना देते हैं, वो खुद चेक करके डिपेंड करता है कितना वो वीकली हम स्केड्यूल कर देते हैं वीकेंड पे। इसी तरह ये डीबीसीसी चेक डीबी जो है ना, ये भी वीकली हम रन करते हैं अपनी डेटाबेस पे, ठीक है। ये चीजें हम ना इस इन सब की रूटीन बना के रख देते हैं। वो आपको कॉन्सेप्ट है क्या है, तो वो फिर हम डेली मॉनिटर भी करते हैं। फिर हमने इसके अलावा जो है ना हमारे पास, हमने मॉनिटरिंग टूल है, एक मॉनिटरिंग टूल है एसकॉम का। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आपके डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रहा है, वो फौरन हमें ईमेल कर देता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में इसको बहुत ज्यादा चीजों को ना बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाता है। वो हमारा भी नहीं, वो सिस्टम टीम वाले ने तकरीबन हर सर्वर, डेटाबेस, एप्लीकेशन सबके जो है ना ट्रेसिंग लगाई हुई है। तो अगर वो डाउन भी होता है तो फौरन मैसेज आता है कि ये सर्वर डाउन हो गया, ये डेटाबेस जो है ये करप्ट हुई है, या कुछ भी कोई भी मसला है, तो वो हमें जो है वो एरर का वो डिपेंड करता है आपने क्या किया हुआ है, लेकिन लॉग में तो ये जाता ही है। तो एक्चुअल करने में आप जब थोड़ा सा हाथ साफ हो जाता है, तो करने में आप सारी चीजें ये स्केड्यूल करके इंडेक्स रीबिल्ड करना, डेटाबेस का चेक डीबी को रन करना, बैकअप्स का, हर चीज का वो चीजें जो है ना हम कर रहे होते हैं। अभी एक और एरर की बात आई है, 823 एरर है। ये क्या गया, अटेम्प्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड द विंडो एपीआई दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म दिस एक्शन रिटर्न एन एरर टू डेटाबेस इंजन। के भी ये एरर आई है कि अगर आपका हार्डवेयर या ड्राइवर इशू आया है, तो आप देखेंगे वो, अगर आपकी डेटा उसके देन यू शुड यूज डीबीसी टू चेक द कंसिस्टेंसी। अगर ये एरर आई है कि आप जैसे कोई यानी हार्डवेयर आप कह सकते हैं आईओ कंट्रोलर डाउन हुआ था या कुछ भी है, तो ये रन करते हैं। तो इसके थ्रू हम ना सिर्फ डायग्नोज करते हैं डीबीसीसी चेक डीबी के साथ, ये आगे हम रन भी करेंगे कमांड ना, इसका आपको पता चलेगा। हम अपना जो है ना ब्लॉक को खुद करप्ट भी करके देखेंगे कैसे करप्शन होती है। तो मकसद है कि आप अपनी डेटाबेस की हेल्थ चेक करते रहें। डीबीसीसी चेक डीबी का चेक डीबी टेबल, फाइल ग्रुप, डेटाबेस के भी ये सारी इंडेक्स जो है सारी चीजें ठीक हैं, इनके पेजेस इनके इंटैक्ट हैं, कंसिस्टेंट हैं, कोई करप्शन तो नहीं है, सही है। जैसे आप एक फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी आप ये होता है कि भी वो करप्ट तो नहीं हो गई, आपने पूरी फाइल पूरा साइज बता रहा है, लेकिन कई दफा किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ तो वो फाइल करप्ट हो जाती है। तो नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो दैट इज आल्सो यू हैव टू वैलिडेट कि आपने डाउनलोड किया, खोल के चेक करें, खुल भी नहीं है कि आपने वो डाउनलोड करके रख ली, इसको खोल के नहीं देखा, एक्सट्रैक्ट करके नहीं देखा, तो वो जब आप कभी जरूरत पड़ी है, तो इसलिए हमेशा रेगुलरली इसको चेक करते रहें आपको। 824। सर जी जी। सर फाइल फाइल ओपन करके हम चेक करते रहते हैं, मतलब जहाँ डाटा पड़ा हुआ, डिफरेंट फाइल्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, नहीं रैंडमली ये चेक करते रहते नहीं, मैंने वो जो बताया था वो एक एग्जांपल वैसे बताई थी कि भाई आप अगर कोई चीज डाउनलोड करते हो, तो जो आपने यार सब्जी भी खरीदी है, तो वो शॉपर खोल के बाद में देखते हो कि सब्जी खराब तो नहीं है, ठीक है, गली सड़ी तो नहीं है। तो वो एक मिसाल समझाने के लिए दी थी। इसी तरह ये डीबीसीसी चेक डीबी है कमांड, आगे ये कैसे करना हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये एरर आती रहेंगी, तो यू हैव टू चेक व्हाट योर एसेट्स। आपको अपनी डेटाबेस हैं। के जो है ना उसको, ऑब्जेक्ट्स को, डेटाबेस को, सब चीजों को चेक करते रहना है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। 824 एरर के जी, पिछली जो थी वो किसी मोस्ट प्रोबेबली हार्डवेयर एरर की वजह से इनका लॉजिकल कंसिस्टेंसी इशू विद द डेटा रिटर्न। कभी आप क्वेरी करें तो आपको ये एरर इशू, देन 824 इज जनरेटेड जस्ट लाइक 823 एंड 20 मीन दैट देयर इज एन इशू विद द स्टोरेज, यानी डिस्क के साथ कोई इशू आया, ठीक है ना। हो सकता है डिस्क का सेक्टर करप्ट हो गया या कुछ भी है, बट दिस एरर वो आपको थोड़ा सा ना ये याद रखने की नहीं, लेकिन इनको समझने की जरूरत है कि ये एरर आते हैं, कभी स्टोरेज के से आ जाते हैं, कभी ड्राइवर के या हार्डवेयर के आ जाते हैं, या फिर ये जो है डर्टी रीड का एरर है, इस किस्म के ज़ाहिर डेटा का आपके जो है इनकंसिस्टेंसी एरर आने के। तो ये हम पढ़ रहे हैं जी, ये यहाँ पे इसको आपने कॉम्प्लेक्स नहीं करना अपने ऊपर, ठीक है। आसान बात समझ आ रही है। जी सर। विंडोज स्क्रिप्ट तो होते देखी है ना कई दफा, वो पहले अब तो कम होती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी ये विंडो 95 98 वगैरह जो ना, अभी ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म है इसके, अब भी कभी कभार हो जाती हैं। अच्छा जी, 5180 occurs when a file ID is discovered that is not valid।
तो फाइल एड इज स्टोर इन पेज पॉइंटर एज वेल एज, तो कभी ये एरर भी आ सकती है, कभी एज वेल इन सिस्टम पेजेस दैट बिगिनिंग ऑफ ईच फाइल, दिस एरर इज यूजुअली काज्ड बाय करप्ट पॉइंटर विद इन अ पेज। तो आपके पेज के अंदर जो पॉइंटर है ना फाइल का, जिस फाइल में वो पेज सेव हो रहा है, तो वो कह रहा है कि कभी वो करप्ट हो जाता है पॉइंटर उसका। बट इन कैन पोटेंशियल आल्सो इंडिकेट एन इशू विद द डेटाबेस इंजन, तो कह रहा है डेटाबेस इंजन के साथ इफ यू एक्सपीरियंस दिस एरर यू शुड रिस्टोर फ्रॉम अ बैकअप। अगर आपको ये एरर आ जाए तो बेहतर है इमीडिएटली बैकअप, लास्ट जो बेहतरीन बैकअप है उससे अपनी डेटाबेस रिस्टोर कर लें। ठीक है जी, फिक्स एरर करने के लिए। वो खतरनाक एरर है 7105 एरर, वो तो आप देखें एरर उसने अपने बनाए हुए हैं, जो भी नाम हमें थोड़ा थोड़ा बताने के लिए। व्हेन अ रो विद इन अ टेबल रेफरेंस एंड लार्ज ऑब्जेक्ट को करता है, लार्ज ऑब्जेक्ट ज्यादातर हम इमेज वगैरह को, स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ डर्टी रीड इन द सेम मैनर 605, it can happen result of a corrupt page. The corruption can either be in the data page that point to the log. अच्छा, if you encounter this error then you should run dbcc check db, ये आप रन करते रहें। if you find any then error is likely the result of a dirty read, if you, अगर वो किसी dirty read की वजह से, if you find error however either restore the database from backup, ठीक है, और dbcc check db से हम ये उसको फिक्स भी कर सकते हैं। डिटेक्टिंग कंसिस्टेंसी एरर, ठीक है, तो अब पेज वेरीफाई ऑप्शन। अच्छा, आपने एक तो ये है कि ना आपने अपने डेटाबेस में ये टॉर्न पेज तो ऑब्सलीट हो जाएगा, चेकसम की एरर रखनी है। चेकसम भी याद करो, जब डाउनलोड भी जिप फाइल भी कोई भी डाउनलोड कर रहे हो तो वहां भी होता है कि चेकसम करे, वो दोबारा से पूरे ब्लॉक को गिनते हैं इंटैक्ट हैं कि नहीं है। तो इसलिए डेटाबेस के जब भी आप है तो रिकमेंडेड सेटिंग फॉर पेज वेरीफाई इज चेकसम, चेकसम लगानी है। वो अभी देखते हैं यहाँ पे भी टॉर्न पेज जो है इट विल इन फ्यूचर इट विल बी नो मोर, वो रिकमेंडेड है यही कि भी ये चेकसम क्या करें। तो ये अब बता रहा है कि अभी डेटाबेस क्रिएट करते हैं और चेकसम लगा देखते हैं उसका क्या है। चेकसम से है कि आपके जो ब्लॉक्स हैं वो सही हालत में चेक करता रहेगा। ठीक है, ये तमाम डेटाबेस का पेज वेरी ऑप्शन क्या है, चेकसम है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप आ जाएं, ये आप डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में जाएंगे ऑप्शन में। अच्छा, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। सर हम टॉप पे चैप्टर 9 सेलेक्ट नहीं करेंगे? हम्म, सर टॉप पे चैप्टर 9 सेलेक्ट नहीं करेंगे डेटाबेस में, वहां ऊपर? नहीं, ये ऑल डेटाबेसेस की बात हो रही है, किसी एक डेटाबेस की बात नहीं हो रही। यानी तमाम ये जो हमने क्वेरी भी किया सिस डॉट डेटाबेसेस है, ये हर डेटाबेस को क्वेरी किया यहाँ पे कि भी जितनी डेटाबेसेस हैं ये सारी उनका चेकसम है कि नहीं। ये तो मैंने किसी पे भी क्लिक कर दिया, चाहे वो सिस्टम डेटाबेस होती, कि ये चेकसम जो है ये आप जो है ना इसको नन तो रखें ही ना ये चेकसम की ऑप्शन है। एक मिनट ये बड़ा करते हैं। ये वाला ऑब्सलीट हो जाएगा टॉर्न पेज डिटेक्शन, तो इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता। ये नन तो आप रखें ना, चेकसम रखें तो वो चेक करता रहेगा साथ साथ, खुद कुछ भी एरर होंगी तो आपको लॉग में भी आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ऑटो एक मैकेनिज्म है चेकसम करने का कि पेज को वैसे उसकी जो है ना वो चेक कर रहा है कि पेज इंटैक्ट है कि नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट है ऑलरेडी। ठीक है जी। ये चेकसम कब कर रहा होता है, जनरेटिव व्हेन द पेजेस आर रिटर्न बैक टू द डिस्क आफ्टर बीइंग मॉडिफाइड। ठीक है, जब भी आप पेज पे लिखा जाता है तो वो चेकसम करता है कि डेटा जो पेज पे लिखा गया है उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है कि ये चीज ठीक लिखी गई है।
ये कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हमने किया है। अल्टर डेटाबेस, ये तो सारी ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट एसक्यूएल, ये अल्टर डेटाबेस सेट पेज फॉर ईच एक्शन विद नो वेट, ये आप एक डेटाबेस, ये सारी डेटाबेस से उठा के करने की कमांड कर रहा है, ठीक है जी। तो आप अकेले भी रन कर सकते हैं अल्टर डेटाबेस सेट पेज फॉर ईच एक्शन, जैसे हमने ग्राफिकली देखा है, ठीक है जी। वो विद नो वेट इसलिए कह रहा है, अगर डेटाबेस किसी वजह से लॉक है, चेंज नहीं हो पा रही, तो वेट ना करे, बाहर आ जाए। इफ सस्पेक्ट पेजेस, ठीक है जी, इफ SQL सर्वर डिस्कवर अ पेज विद अ बैड चेकसम, कहीं पे उसको डाउट हुआ है कि भाई ये ठीक नहीं है और पेज जो है उसमें प्रॉब्लम है, देन इट रिकॉर्ड द पेज। कहाँ पे बताता है वो, MSDB के अंदर, डेटाबेस जो सिस्टम डेटाबेस, उसके अंदर dbo.suspect pages टेबल है, उसके अंदर रखता है। एंड इट आल्सो रिकॉर्ड एनी पेजेस दैट एनकाउंटर ये एरर 823 और 824 एरर इन दिस टेबल। अच्छा, स्टोरेज से रिलेटेड है मेरे ख्याल में। तो उसमें क्या होता है, टेबल के अंदर डेटाबेस आईडी, फाइल आईडी, पेज आईडी, किस डेटाबेस से रिलेटेड है, किस फाइल से, क्योंकि ये जनरल हर डेटाबेस के लिए करके रखेंगे, तो MSDB में वो इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसलिए वो हर इसका डेटाबेस का आईडी भी साथ देगा। तो इवेंट टाइप 1 2 3 कहते हैं, ये इवेंट टाइप रखेगा इस कॉलम में, यहाँ पे इवेंट टाइप है ना, तो 1 का मतलब ये है, अभी ये क्वेरी भी शायद देगा, 2 बैड चेकसम, 3 टॉर्न पेज, 4 रिस्टोर्ड, 5 रिपेयर्ड, 7 डीएलोकेटेड बाय। तो हम जो हैं, हम पहले कह रहा है कि जी करप्ट करो पेज को, ठीक है ना, अब वो देखते हैं जी, यूज चैप्टर 9, ठीक है, और उसको, ये तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है, आपको वैसे भी टॉपिक जो है अपना, काशिफ कंफ्यूज होने वाली चीज तो नहीं है इसमें कुछ भी। हसन, जी सर, जी सर। क्लियर है सर। हाँ जी। तो ये एक टेबल क्रिएट किया 9th जो है चैप्टर 9 में, डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया, करप्ट टेबल, और उसके बाद हम इसको जरा पूरा कर लें, यहाँ से उठा के बाकी जो, यहाँ हमने देखा हर जगह SQL ही आपकी यूज हो रही है। जी सर। तो आई होप कि ये बाद में यूज नहीं हो रहा, विल बी यूज, चलिए ये बिठा दे। अच्छा, ये बाद में करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि टेबल तो हमने क्रिएट कर दिया है, उसके बाद पॉपुलेट कर रहा है टेबल को, एक टेबल डिक्लेयर कर रहा है, आईडी कॉलम रख के, फिर CT यूज करते हुए उसने +1 करके <100 उसमें डेटा डाला है वेरिएबल टेबल में, उसके बाद उसको इंसर्ट कर दिया, ऐड द नंबर में सिलेक्ट, देन इंसर्ट कर दिया करप्ट टेबल में, उसने रिकॉर्ड बनाया, क्रॉस जॉइन करके डमी डेटा बनाया, ठीक है जी। पॉपुलेट करने के लिए ये जी हो गया, इंसर्ट डेटा 10,201 रिकॉर्ड, ठीक है जी। अब ये है कि यहाँ से हम उठा लेते हैं कि हम एक पेज को करप्ट करने जा रहे हैं, तो वो कैसे करना है। हम्म, ये आपने यूज नहीं करना, ये सख्ती से मना है, ये कहीं भी प्रोडक्ट, ये सिर्फ ये जनरेट करने के लिए पेज करप्ट किया जा रहा है, ये वैसे नहीं आपने कभी भी यूज करना डेटाबेस को। वो खुद में खुद करप्शन आए तो आए, वैसे आप ये ना करें, लेकिन ये एक फार्मूले के तरीके से हो रहा है। अल्टर डेटाबेस करो, अच्छा सिंगल यूजर में डाल देते हैं, ताकि कोई और यूजर इस पे काम ना कर रहा हो, ठीक है जी। ये सिंगल यूजर में डालेंगे हमने, और उसके बाद हम जाएंगे क्या करेगा, DB राइट पेज के सिलेक्ट DB चैप्टर 9, ओके, सिलेक्ट टॉप 1 पेज आईडी उठाया उसने, करप्ट, और उसके बाद उसमें ये फंक्शन लगा के इस फार्मूले के तहत उसने इसको करप्ट किया, और फिर इसको मल्टी यूजर बना दिया, ठीक है जी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जी वो कह रहा है, अब एरर आ गई, ये हमने अभी डेटा पॉपुलेट किया था ना इस टेबल में, इस टेबल में हमने अभी जो है डेटा पॉपुलेट किया था, इंसर्ट इनटू करप्ट टेबल में डाला था वो सारा बना के,
तो वो क्या करप्ट कर दिया कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी बेस्ड आईओ एरर इनकरेक्ट चेकसम, ठीक है जी। इट ऑकर ड्यूरिंग अ रीड ऑफ पेज, ठीक है, इस डेटाबेस आईडी का, ठीक है, ये आया है और उसकी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी ये मास्टर डेटा फाइल है जिसमें है जो वो पेज इस फाइल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो ये अब आ गया। अब वो ये कह रहा है कि जी ये करप्ट हो गया, हमने कर दिया, ये आपको डिटेक्टिंग हो गई, यहाँ पे भी बता रहा है। ये पूरी एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है उसने, इस चीज में उसने अच्छी दी। तो अब ये सस्पेक्ट पेज आपको अगर क्वेरी करना है, आपको आपने क्वेरी करने के तो एरर दे दिया ना उस टेबल को उसने, पहले तो इससे पता चल जाएगा, वो कहेगा जी आपका ये कंसिस्टेंसी एरर है, ये इससे भी पहले ही पता चल जाता, फिर उसको मजीद आप जाके देखेंगे। ये MSDBO के वही DB के सस्पेक्ट पेज से ला रहा था। ये बता रहा है कि चैप्टर 9 नेम ये है डेटाबेस का, उसमें जो पेज आईडी ये है, उसमें बैड चेकसम की एरर आई, अभी हमने जो की है ना थोड़ी देर पहले हुआ है। तो ये जनाब उसमें आ गया, यही इंफॉर्मेशन उसकी मिलती जुलती आएगी। अच्छा, we'll fix the error later in this chapter, but that involve losing data that was stored on the page. If backup is available, then a page store is better option than a repair. कहते हैं अगर बैकअप से रिस्टोर करो वो ज्यादा बेहतर है बजाय रिपेयर, क्योंकि रिपेयर में भी डाटा लॉस होता है, क्या लॉस हुआ आपको नहीं पता। अब तो और कहीं जगह पे बड़ा क्रिटिकल डाटा होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इशू फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल। जो मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल पढ़े थे, जो मेमोरी में हम रखते हैं, करप्शन यूजुअली ऑकर ड्यूरिंग अ फिजिकल आई ऑपरेशन, सो यू कैन बी फॉरगिवन फॉर थिंकिंग दैट मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल जो है जो मेमोरी में होती है वो लॉजिकल आई होती है, वो मेमोरी में होता है, तो फिर आर इम्यून टू करप्शन, बट दिस इज फॉरलेस। क्यों? क्योंकि उनमें भी चांस है मेमोरी ऑप्टिमाइज में, क्योंकि डेटा तो फिर एंड पे तो डेटाबेस में लिखा जा रहा है ना, मेमोरी में काम हो रहा है। एज यू मे रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर, ऑल्दो मेमोरी ऑफ टेबल रिसाइड इन मेमोरी, अ कॉपी ऑफ द टेबल एंड डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेबिलिटी सेटिंग अ कॉपी ऑफ योर डेटा इज केप्ट इन फिजिकल फाइल एज वेल। ठीक है, मेमोरी तो वोलेटाइल है, नॉन परसिस्टेंट है। दिस इज टू इंश्योर दैट टेबल एंड डेटा आर स्टिल अवेलेबल आफ्टर रिस्टार्ट ऑफ द इंस्टेंस। दिस फाइल कैन बी सब्जेक्ट टू करप्शन, इट इज आल्सो पॉसिबल फॉर डेटा बिकम करप्ट। तो मेमोरी में भी हो सकता है जी आपका फॉर आर नॉट। अच्छा, ये कह रहा है मेमोरी टेबल पे आप ये रन नहीं कर सकते। हाउएवर व्हेन यू टेक अ बैकअप और डेटाबेस दैट कंटेन अ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड फाइल ग्रुप परफॉर्म्ड अगेंस्ट द फाइल विद इन दिस, तो आप फाइल ग्रुप पे रन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो पड़ा होगा। वो आगे हम देखेंगे कि भी फाइल ग्रुप पे कैसे रन करना है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड टेबल आप चेक नहीं कर सकते, बट दे कैन बी आल्सो करप्ट। ओके, सिस्टम डेटाबेस करप्शन। आपकी सिस्टम डेटाबेसेस ये है मास्टर डेटाबेस मेनली MSDB और इफ सिस्टम डेटाबेस इज बिकम करप्ट योर इंस्टेंस कैन बी लेफ्ट। आप कनेक्ट ही नहीं हो सकेंगे अगर मास्टर डेटाबेस आपकी ये करप्ट हो जाए ना, सिस्टम डेटाबेस, तो यू कैन नॉट कनेक्ट, ठीक है। करप्शन ऑफ मास्टर डेटाबेस, तो उसके लिए वो बता रहा है कि आप जो अगर सिस्टम रीबिल्ड करना पड़ेगा आपको ना, और इवन सेटअप को दोबारा रन करना पड़ेगा। इसका ना मैं आपको फिर कभी भी रख लेता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि जब आप बहुत फार्मूले हैं उसको करप्ट करने के, तो बाद में फिर मुझे इंस्टॉलेशन पूरी करनी पड़नी अगर ना हुई तो बट ये है कि तरीका उसका रीबिल्ड का तरीका है मेरे पास और भी है। ये बाद में ना पॉइंट रखिएगा, कभी मास्टर डेटाबेस जो है वो मैं करवा दूंगा आपको ना, खुद ही हम उसकी ना फाइल शट डाउन करके डिलीट करके उसको कर लेंगे अभी। तो मास्टर डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस चैप्टर ऑन, आप क्या कह रहे हैं, रीअटैचिंग। उसके बाद क्या होगा, अगर मास्टर डेटाबेस आपकी गई है और आपने नई रीबिल्ड की है, तो जितनी डेटाबेस की ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी चली जाएंगी। आपके पास फिजिकल फाइल तो पड़ी होंगी यहाँ पे, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। तो वो उस सूरत में ये अटैच की राइट क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई भी डिटैच कर देता हूँ, ये राइट क्लिक टास्क, पहले प्रॉपर इसकी वो देख लूँ मैं ना कि चैप्टर 7 की फाइल्स का MDF का नाम क्या है, और कमांड भी दी हुई है वो जो उसने, वो तो खैर इस फाइल का नाम है चैप्टर 7 ही होगा, ठीक है जी। मैं इसको डिटैच कर देता हूँ। डिटैच क्या है कि यहाँ से तो चली जाएगी, लेकिन फिजिकली वहां पड़ी रहती है पीछे, सिर्फ आपको यहाँ नजर नहीं आती। मैंने ये डिटैच कर दिया। तो अब ये है कि आप
अगर चाह रहे हैं, एक्टिव कनेक्शन नहीं है इसलिए मुझे पता है, वरना मैं कहता अगर कोई कनेक्शन है तो ड्रॉप कर दो, तो मैं जरूरत नहीं है एक्टिव कनेक्शन मैंने, ओके ड्रॉप कर दो कनेक्शन, ओके। चैप्टर 7 चलेगी, मैं उसको अटैच करना, तो राइट क्लिक डेटाबेस पे करके अटैच करो, उसकी MDF बस पकड़नी है आपने जाके। ये इसकी मास्टर कॉपी होती है, तो इसमें वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, तो वो डेटाबेस दोबारा वापस आ गया। इस तरह यहाँ से उठा के कहीं और मूव करना हो तो मूव भी कर सकते हैं। ये आ गई चैप्टर 7, ठीक है। तो हम चलेंगे, ये अटैच, ये कमांड से अटैच करने का ये तरीका है, वो उसकी फाइल पूरी बता दें, लोकेशन कहाँ है, फॉर अटैच लिख दें। इवन अटैच करते हुए जब मैंने कमांड रन की थी, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगी कि आप अगर अटैच कर रहे हैं तो ऊपर स्क्रिप्ट का आता है हर दफ़ा जब भी आप करते हैं, ये आपके पास कमांड मिल जाती है। अगर आप वो ग्राफिकली नहीं रन करनी तो ये स्क्रिप्ट करता है, जब आप ऐड करके यहाँ स्क्रिप्ट कर लें तो वो भी आपको कमांड दे देता है। तकरीबन वो हर एक के लिए मिल जाती है, हर कमांड ग्राफिकल के साथ। और एक रिसोर्स इंटरनल डेटाबेस होता है, तो उसकी भी कह रहा है, तो वो भी आपकी करप्ट हो सकती है, तो उसको भी आप ना SQL सर्वर का सेटअप रन करेंगे, और उससे जाके आप क्या है, रिपेयर की एक ऑप्शन दे रहा था जब हमने शुरू में देखा, तो उसे रिपेयर कर लेंगे उसको, वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है जी। इंस्टेंस रिपेयर पैरामीटर, और ये कमांड इसके थ्रू करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर शेल की कमांड है, इसकी कमांड की भी है, इसके कई तरीके हैं। अगर आपने लिखना है ना गूगल, वो तो पहले आप कॉन्सेप्ट देख लें, रिबिल्ड करने के कई तरीके हैं, मास्टर डेटाबेस भी ना, ये तो एक बता रहा है, कई तरीके हैं। और ये हम पावर शेल तो हमारे पास डिसेबल ही किया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट से या दूसरे तरीके से हम वी कैन रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, DBCC चेक DB, जब से आप बार बार सुन रहे होंगे बार बार के DBCC चेक DB क्या है, चेकिंग फॉर एरर, तो ये देखते हैं कि भी कमांड रन करते हैं। ये कमांड पहले देख लें, फिर मैं ऊपर इनकी ना पूरे पैरामीटर बताता हूँ। DBC चेक विद एस्टीमेट ओनली, आप ऐसे रन कर रहे होते हैं, इस डेटाबेस की चेक करो विद एस्टीमेट ओनली। अब ये पैरामीटर आप देखें क्या क्या काम है इनका, कि भी नो इंडेक्स, स्पेसिफाई दैट इंडेक्स चेक शुड बी परफॉर्म ऑन हीप एंड क्लस्टर इंडेक्स स्ट्रक्चर बट नॉट ऑन नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अगर आप नो इंडेक्स देंगे तो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स चेक नहीं करेगा, टेबल्स और क्लस्टर इंडेक्स चेक करेगा, ठीक है जी। एक्सटेंडेड लॉजिकल चेक्स forces the logical consistency of XML index views and special index to be performed। इन सब की जो है ना लॉजिकल, इन इंडेक्स की लॉजिकल, ये स्पेशल जो है ना ज्योग्राफी के लिए होते हैं जो है आपके इंडेक्सेस। ये खैर हमारा पार्ट नहीं है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नो इन्फो मैसेजेस प्रिवेंट इंफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम बीइंग, इवन कुछ ना भी हो, आप DBCC चेक DB रन करते हैं तो एरर ना काफी मैसेज दे रहा होता है, तो क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है उन मैसेज को ये स्प्रेस कर देता है। प्रिवेंट इंफॉर्मेशन मैसेज, एक्चुअल मैसेज एरर का मैसेज आएगा तो वो देगा, लेकिन हम और हमेशा रन भी इसके साथ करते हैं, क्योंकि वरना बेइंतहा मैसेज आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन के, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता, तो हम हमेशा नो इन्फो मैसेज कहते हैं उसको। टैब लॉग चेक DB क्रिएट अ डेटाबेस स्नैपशॉट एंड रन इट्स कंसिस्टेंसी चेक अगेंस्ट दिस स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि आपके टेबल्स अगर वो यूज हो रहे हैं उनको लॉक नहीं करेगा, अलहदा से स्नैपशॉट बना के उन पे जो है ये रन करेगा कंसिस्टेंसी का। Estimate only when this argument is specified, no checks are performed। The only thing वो क्या करेगा, happen is that space required in temp DB to perform, क्योंकि जब आप चेक DB रन करते हैं तो temp DB में आपकी स्पेस वो यूज करता है, तो वो बेस करता है कि कितना, वो सिर्फ एस्टिमेट कर रहा होता है, तो एक्चुअली नॉट रनिंग। Physical only when is argument used, DB check is limited to performing allocation checks on the database, consist checks on system catalog and validation on each page of variable with cannot be used in conjunction with data purity, ठीक है जी। हाँ, वो सिर्फ क्या करेगा, फिजिकल जो होता है ना हमारे पेजेस को चेक करेगा, एलोकेशन चेक टू ऑन द डेटाबेस, ठीक है। और डेटा प्योरिटी स्पेसिफाई दैट कॉलम इंटीग्रिटी चेक्स आर कैरीड आउट सच एज इंश्योरिंग दैट वैल्यू आर विद इन देयर डेटा टाइप बाउंड्रीज फॉर यूज विद डेटाबेस दैट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम सिंगल। ये जब अपग्रेड करते हैं हम, ये ना रन करते थे जब भी हमने माइग्रेशन की ना पुराने वर्जन से, तो ये हम रन किया करते थे, ठीक है जी। ऑल एरर मैसेज फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ओनली हैज नो, ये आप कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, पहले के लिए हम ना वो जब आप पुराने वर्जन पे रन कर रहे होते हैं तो उस वक्त। अच्छा, अब ये हमने इनके पैरामीटर पढ़े इसके साथ के सारे, तो आप ये करेंगे इस डेटाबेस पे ये रन करते हैं जी, एस्टीमेट ओनली करो जी।
कि रन ना करो, मुझे एस्टिमेट करके बताओ। ठीक है जी, इसको भी न्यू क्वेरी कर लेते हैं। इसने रन नहीं किया, सिर्फ एस्टिमेट करके बता दिया कि टेम्प डीबी स्पेस नीड कितनी चाहिए होगी, 2396 चाहिए कंप्लीट। ठीक है जी, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन दे दी। ओके जी, उसके बाद आप डीबीसीसी चेक डीबी रन करें बाय डिफॉल्ट, दिस चेक अक्रॉस द एंटायर। ये जब आप रन करेंगे तो एंटायर डेटाबेस में आपके वो जो है वो रन करेगा विदाउट पैरामीटर। पहले सिर्फ एस्टिमेट किया था, अब इसको रन करके हम ये एरर देगा, क्योंकि हमने एक पेज करप्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका एरर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे इसने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज दी है, इसलिए हमें वो अगर विद नो इन्फो मैसेज कर देते तो फिर फायदा रहना था। लेकिन यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करके आपको सारा देखना पड़ेगा। अगर आप वो विद नो इन्फो मैसेज तो कुछ भी नहीं आने थे, इनकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये एरर वाला आपको देता कि ये जो नहीं हमने पेज करप्ट किया था वो आ रहा है एरर इसका। ठीक है जी, ये पेज आईडी दे देता है, फिर इंफॉर्मेशन निकल आती है किस टेबल से है, वो तो बाद में। अच्छा, ये एरर आई है जी, ये आपकी एरर, ये अलर्ट, ये जो लॉग है इसमें सीक्वल सर्वर की लॉग है, यहाँ पे भी बता रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एरर की, ये आई हुई है यहाँ पे। टेबल का नाम भी बता रहा है कि कौन सा टेबल है जो करप्ट हुआ, जिसके पेजेस खिलाफ हुआ। तो ये यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन डाल रहा होता है, यहाँ पे ये जो है आपकी सीक्वल लॉग है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। डिटेल थी तो इसने वो बकायदा फाइल का पाथ दे दिया, मैंने यहाँ से उठाई और वो फाइल खोल के देख लिया। यहाँ पे इसने रन किया तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी वो, वैसे जनरल। ठीक है जी। ये जो बता रहा है इसमें के ना, ये सीक्वल सर, अगर यही कमांड हम वीकली रन करेंगे, जैसे ये आपने स्केड्यूल की हुई है ये कमांड, ठीक है,
ये अगर आप इसकी जॉब बनाने का भी नहीं मैं बता रहा, बाद में बताऊंगा आपको, तो जॉब बना देंगे तो ये जॉब में आपको जब ये रन होगी ना, वीकली आप रन किया करेंगे, तो उसमें भी ऐसे ना उसकी लॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा वो, वहां से भी हमें एरर, जब रेड एरर आएगी तो हम जब डेली सुबह जाते हैं तो वही मॉनिटर। अब हमारे पास तो स्क्रिप्ट्स हैं, अब यानी 40 से ज्यादा सर्वर हैं, तो मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ, किसी में भी कोई जॉब में एरर आई हुई है ना तो वो मुझे फौरन बता देता विद इन 1 सेकेंड। तो हम वैसे भी बताया था कि खैर वो अलर्टिंग टूल तो अलहदा से हैं, हम मॉनिटर भी करते हैं उसको, तो ये उसका बता रहा है। ठीक है जी, उसको आप ये जो जॉब के साथ ईमेल भी करा सकते हैं, ये सारी ऑप्शन देता है, हम यूज भी करते थे खैर ये ईमेल्स को। ये कॉन्फ़िगर करने का तरीका अगर आएगा तो ठीक है, नहीं है तो वैसे बता देंगे ईमेल कॉन्फ़िगर करने का, उसके लिए आपका अपना वो एक्सचेंज वगैरह। अच्छा जी, फिक्सिंग एरर्स। अच्छा, ये है उसके जो पैरामीटर फिक्स कैसे क्या, रिपेयर रीबिल्ड करने की ट्राई करो, उसको रीबिल्ड करने की, या रिपेयर करो, अगर डेटा लॉस होता है तो ठीक है होने दो। तो ये अब आगे जो है ना ये जो हमारा मिनिमम लेवल है, ठीक है, इसको रिपेयर अलाउ डेटा लॉस से ट्राई कर रहा है सिंगल यूजर मोड में डाल के। ये आप सिंगल यूजर मोड में डालना पड़ता है जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वरना उसको एरर देता है कि सिंगल यूजर, ये काम करने के लिए यू हैव टू चेंज डेटाबेस टू सिंगल यूजर मोड, ये जो है रिपेयर करने के लिए। पहले सिंगल यूजर मोड में डाल रहा है, और वो अगर कोई कनेक्ट है ना तो मैं चेंज कर देता हूँ, सिंगल यूजर मोड में वो जान ही नहीं देगा इसको। ये मुझे बंद ही करना है। ठीक है, इसने ये रिपेयर किया है। The error has been repaired. The error has been repaired. The error has been repaired. इसके थ्रू रिपेयर अलाउ डेटा लॉस के लिए। ठीक है, अब ये रिपेयर हो गया जी। और अब वही जो मैं क्वेरी इसलिए नहीं बंद करना चाह रहा था, वो दोबारा पीछे जाके वो दोबारा हम क्वेरी देख लेते हैं जिसके थ्रू हमने सस्पेक्ट जो है वो देखें। अब वो कह रहा है डी एलोकेट हो गया, ये मैसेज दे रहा है। ठीक है, पहले वो एरर कर ये यहाँ पे भी यही बताएगा कब डी को एलोकेट में आ गया उसका। ये तो जी हमने देखा कि अगर एक पेज करप्ट है उसको आप इस तरह रिकवर कर सकते हैं, अगर ना, अगर ये एरर कमांड ना चले तो आपको फिर बैकअप से रिस्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, इमरजेंसी मोड रिपेयर अलाउ डेटा लॉस इफ योर डेटाबेस आर डैमेज टू एक्सटेंड दैट योर डेटा इनएक्सेसिबल इवन द रिपेयर, अगर ये नहीं, यू डू नॉट हैव टू and you do not have usable backup, then your last card in run decision is emergency mode using the
द रिपेयर ऑप्शन, रिमेंबर इमरजेंसी मोड इज द लास्ट रिसोर्ट। अच्छा, वो इमरजेंसी मोड के थ्रू भी कह रहा है कि आप कर सकते हैं, बैकअप भी ना हो तो आप इमरजेंसी मोड, तो transaction log path, as again we will delete the transaction file for the chapter data in the operating, you find the operating location of the, ठीक है, क्या करने लगा है ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भी आप पहले तो इसकी ना फाइल देखो, और लॉग्ड बाय द यू वी फर्स्ट नीड टू स्टॉप द इंस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, हैज बीन मार्क रिकवरी पेंडिंग, और उसके बाद जो है सिंस वी हैव नो बैकअप द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव, तो अब हम ऐसा ही करते हैं जी, यहाँ पे ये जो हमें कह रहा है कि आप जो है by be running the query you can find the operating location of the transaction, ठीक है, हम जो है चैप्टर 9 जो है ना उसकी फाइल को हम ना मूव कर देते हैं, तो डेटाबेस जो है ना फिर जब वो करेंगे सस्पेक्ट में, ये जी हमने किया, ये इसका वही बात है। खैर मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ डेटाबेस को, तो हमारा ये ना स्टॉप हो गया, ठीक है जी, मैं एक दफ़ा इसको मैनेजमेंट स्टूडियो को बंद कर रहा हूँ, दोबारा खोल लेते हैं, और अच्छा ये स्टॉप तो है, मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, मैं क्या करता हूँ, लॉग फाइल किसकी उड़ानी है, हमें चैप्टर 9 की जो लॉग फाइल है वो ये है, ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से कट मैंने करके बाहर रख देता हूँ, तो उसको उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी जहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन है, ये बाहर रख दिया मैंने, अब वो ये सस्पेक्ट मोड में दिखाएगा। मैं अब स्टार्ट भी करता हूँ, इसको मैनेजमेंट स्टूडियो को भी खोलता हूँ, स्टार्ट हो गया है हमारा, अभी मैनेजमेंट स्टूडियो लगता है खुलने में टाइम लगेगा। एजेंट भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमने इसकी लॉग फाइल अभी उड़ा दी है, तो ये अपने रिकवरी पेंडिंग किया है, मैसेज में आ जाएगा, तो अभी खुलता है तो हम वो रन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेट इमरजेंसी करके ये कमांड रन करेंगे। जी जुबैर, खैरियत से, कहाँ थे? वो दरअसल मैं हाल रोड गया हुआ था लैपटॉप के सिलसिले में, तो मुझे लेट हो गया। रिज्यूम वो टाइम सेव कर रहा था उसका, ये टाइम। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब हम देखेंगे कनेक्ट होके इसको सर। अच्छा, दो खुल गए हैं, एक नहीं, वो दो मैंने दो था क्लिक किया तो मैं एक बंद कर देता हूँ। तो ये डेटाबेस अभी खोल रहा है, टाइम लगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये तो बंद हो गया लगता है, उसको एरर आ रही है वो, या नहीं खुला हुआ वो, मैंने दूसरा बंद हुआ। ये हमारी वर्चुअल मशीन और वो लैपटॉप स्लो हैं, पुराने हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। वैसे नहीं। अब ये चैप्टर 9 की आप स्टेट देख रहे हैं, पेंडिंग रिकवरी बता रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो है वो लॉग फाइल उड़ा दी हुई है वहां से जहां इसकी जगह है। तो वो इसको कह रहा है कि अगर आपकी किसी डिस्क पे है वो उड़ गई है तो इसको हाउ यू कैन रिकवर इट। तो वो कह रहा है कि हम इससे ट्राई करेंगे। उसको इमरजेंसी में ले जाओ, सेट सिंगल यूजर करो, फिर रिपेयर अलाउड डेटा लॉस करो, और फिर मल्टी यूजर बना दो। तो कह रहा है कि सक्सेसफुली हो गया है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ठीक है जी, ये चैप्टर 9 था ना हमारा, और ये हम देखते हैं इसकी लॉग फाइल इसने, हमने तो ये उड़ा बाहर रख दी थी, अंदर दोबारा जाकर देखते हैं बना ली होगी उसने ना दोबारा। चैप्टर 9 देखें, ये लॉग खुद ब खुद उसने अभी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अगर आपकी लॉग फाइल उड़ गई, इसमें तो स्क्रैच पैड है, लेकिन वो भी एक तरीका आपने देखा। मैं ये उड़ा देता हूँ जो बाहर पड़ी है उसकी। ठीक है, अच्छा जी, ये show the SQL server was able to bring the data online by rebuilding it. However, it also shows that this means the transaction has been lost and the restore chain has been. तो वो कह रहा है कि भाई ये एरर कहीं आई है। उसको if run DB check emergency mode fail then there is no other way to the database। अगर आप इमरजेंसी मोड में ना रन हो तो there is no other way, तो वो फिर आपको बैकअप से रिस्टोर करना पड़ेगा। चेक कैटलॉग, ये भी कमांड है ना, डीबीसीसी वो तो चेक डीबी था, ये है डीबीसीसी चेक कैटलॉग और मेटा दैट डिस्क्राइब द डेटाबेस एंड हेल्ड डेटा विद इन इट। तो चेक कैटलॉग जो है उसकी डेफिनेशन के लिए आप रन कर रहे हैं, मेटा डेटा जो है डेफिनेशन जो स्ट्रक्चर जो है, and describe the database and data held within it। ठीक है, this command is run as part of GC but also can। जब आप डीबीसीसी चेक डीबी रन करते हैं ना, तो ये पीछे रन होती है, लेकिन कह रहा है यू कैन रन सेपरेटली भी रन करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। चेक एलोकेशन है, चेक ये भी जब आप वो रन करते हैं डीबीसी चेक उसमें होती है, बट अलग से भी इसने ऑप्शन दी है कि आप परफॉर्म किसी चेक अगेंस्ट द डिस्क एलोकेशन के, क्योंकि डीबीसी चेक डीबी इन सबको रन कर रहा है, तो वो पहले जो है वो एलोकेशन है, ये चेक डीबीसीसी चेक कैटलॉग डेफिनेशन के लिए, और ये चेक एलोकेशन के लिए उसकी डिस्क से रिलेटेड है। चेक टेबल है, अलहदा से भी रन कर सकते हैं वो जब डीसीसी उसके लिए। तो आपको सिर्फ एक टेबल पे रन करना चाह रहे हैं, चेक अगेंस्ट हाफ ऑफ द टेबल ऑन अल्टर राइट्स। अच्छा, डीबीसी चेक फाइल ग्रुप, अगर आप फाइल ग्रुप पे रन करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। डीबीसीसी चेक डीबी इट कवर ऑल, जब आप रन कर रहे हैं। ये चेक आइडेंटिटी स्कैन ऑल रो विद इन अ स्क्वायर टेबल टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन द आइडेंटिटी कॉलम। वो आइडेंटिटी कॉलम के लिए आपने डीबीसीसी चेक आइडेंटिटी रन कर सकते हैं जी। नो रोसिड, ठीक है, ये उसकी है कि भी डीबीसीसी चेक आइडेंट
ये रन कर दें। नो, इसका क्या है जी, नो रीसीड, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी कॉलम एंड द करंट आइडेंटिटी बट विल नॉट रीसेट द कॉलम इवन इफ इट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ बताएगा। तो हम इसको रन करते हैं, हमने जो कैंसिल करेंगे इसको, ये तो नहीं हमें चाहिए। ये टेबल जो हमने बनाया था, तो उसमें अगर इनकरेक्ट जी, ये आइडेंटिटी वैल्यू दे दी है, इसकी करंट वैल्यूज में ये चल रही। ठीक है जी, आइडेंटिटी कॉलम था ना उसमें करप्ट टेबल का। ठीक है, डीवीसीसी चेक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट पे रन करना है, कैन चेक द इंटीग्रिटी ऑफ फॉर्म की, और चेक के भी उसमें जो डाटा है, चेक ऑन अ सिंगल टेबल और चेक ऑल कांस्टेंट ऑन ऑल टेबल। ठीक है ना, तो चेक ऑल कांस्टेंट ऑन ऑल टेबल, तो उसी हिसाब से अब ये डीवीसी चेक कांस्टेंट आप रन कर रहे हैं, क्रिएट टेबल बैड कांस्टेंट, ये टेबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये भी हमने रन करके देख लेते हैं आपके लिए। मिस हो गया। एक टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसमें -1 डाल रहा है आईडी के अंदर। ठीक है जी, और उसमें अल्ट टेबल विद, उसमें कांस्टेंट लगा रहा है कि ये जो चेक कांस्टेंट के भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। विद नो चेक जब आप लगाते हैं कि एग्जिस्टिंग डेटा मत चेक करो, कांस्टेंट चेक कांस्टेंट ऐड कर दो, नया जो डेटा है उसका चेक करो। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डेटा वो ऐसे पड़ा रहेगा अगर हमने उसमें इंसर्ट करके रखा हुआ। ठीक है जी, तो ये एक रो चलेगी उसके अंदर। अब वो हम कह रहे हैं कि भी चेक करने के लिए कि ये इसको फिर फॉलो करेगा कि भी चेक कांस्टेंट लगा, वो तो कहेगा कि भी उसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, जो है वैल्यू जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, आपने इसमें लगाया हुआ है कि ग्रेटर देन 0, बट इसमें तो लेस देन 0 पड़ी हुई है वैल्यू। ठीक है जी, तो इस तरह आपका इधर जब नो चेक के साथ लगाते हैं तो वो आपको ये डेटा दे देगा। मार्किंग एज ट्रस्टेड, अब यहाँ से ये चेक कांस्टेंट में आप क्या करते हैं, डज नॉट मार्क कांस्टेंट ट्रस्टेड, आपने पकड़ लिया कहते हैं, लेकिन इसको कैसे करना है कि चेक कांस्टेंट्स जो है, ये डिक्शनरी है, उसमें कह रहे इज नॉट ट्रस्टेड वन है, तो आप इसको ट्रस्टेड कर दें। ये ना, ये कौन सा कांस्टेंट है, डीवी डॉट बैड चेक बैड कांस्टेंट, ठीक है, उसको उड़ा दें वहां से, डिलीट फ्रॉम। अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इज नॉट ट्रस्टेड 0 है। ठीक है, अच्छा, जब बहुत बड़ी डेटाबेसेस होती हैं ना, उनमें भी आपको जब रन करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इट विल गो टू ईच पेज एंड रीड हर चीज को, तो इसने ऑब्जेक्ट्स को हर चीज को पढ़ना है, चेक एलोकेशन, चेक टेबल, चेक कांस्टेंट, जब आप चेक डीबीसीसी रन कर रहे होते हैं तो ईच पेज वो रीड करता है जाके, अच्छा खासा टाइम लेता है, और आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो करता है। तो उसमें यह है कि बड़ी डेटाबेसेस हैं, तो आप ये है कि रेगुलरली रन करें, तो आप पार्ट छोटी छोटी भी डीवीसी चेक लैदा भी रन कर सकते हैं।
और बैकअप लें तो विद चेकसम लें, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन होती है, जब आप बैकअप ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ मैंने शायद दिखाया भी था आपको, कंप्रेस भी और चेकसम का। और फाइल ग्रुप पे रन कर लें। अगर आपने बड़ी डेटाबेस है बहुत ज्यादा, तो फाइल ग्रुप में पड़ी होंगी ना लैदा, तो आपके पास जैसे 100 मिलियन रिकॉर्ड है, 10-10 करके लैदा, तो फाइल ग्रुप पे रन कर लें। तो उससे होगा कि आपका टाइम जो है वो वीकली, एक वीक में एक रन कर लें, डिपेंड करता है। यही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑफलोडिंग फॉर टू द, अच्छा एक और गुड फायदा, आप सेकेंडरी सर्वर हम बनाएंगे जो है ना ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप से, तो हमारी प्राइमरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम कहाँ पे रन कर लेंगे, उसका जो स्टैंड बाई होगा ना उस पर हम रन कर लेंगे ये चेक डीबीसीसी, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी टाइम ले, क्योंकि जो प्राइमरी है वो यूज में है, जो उसकी कॉपी है उस पर हम रन कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं ये अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।